1857 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो साल था जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर उस साल हुआ क्या था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर बैठी। और उससे भी बड़ा सवाल कि कैसे सिर्फ एक साल के अंदर उसकी सारी ताकत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चलिए एक एक करके इन घटनाओं की परतें खोलते हैं। अब देखिए, 1857 की इस आग को समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा रिवाइंड करना होगा, लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। ये वो दौर था जब व्यापारी शासक बन रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, सोचिए, जो कंपनी यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने के इरादे से आई थी, वो देखते ही देखते हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन बैठी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई बिजनेस डील नहीं थी। नहीं, प्लासी और बक्सर की जो लड़ाइयां हुई, उन्होंने इस कंपनी को एक जबरदस्त मिलिट्री पावर बना दिया। जरा सोच कर देखिए, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े सूबों से टैक्स यानी दीवानी वसूलने लगी। असल में यही वो बुनियाद थी जिस पर अगले 100 सालों में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर अपने साम्राज्य का महल खड़ा किया। तो फिर 1857 में जो हुआ, वो अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। वो तो एक ज्वालामुखी के फटने जैसा था, जिसका लावा पिछले 100 सालों से अंदर ही अंदर खौल रहा था। समाज का लगभग हर तबका, हर किसी के दिल में कंपनी के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा और जहर घुलता जा रहा था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है, कि कैसे 3 बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, एक ही दुश्मन के खिलाफ आकर खड़े हो गए। एक तरफ थे राजे रजवाड़े, जिनकी रियासतें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों के चलते एक एक करके छीनी जा रही थीं। दूसरी तरफ थे गांव के जमींदार, मतलब तालुकदार, जो अपनी ही जमीनों से बेदखल हो रहे थे। और फिर सबसे जरूरी कड़ी, वो सिपाही। सोचिए, कंपनी की अपनी ही फौज, वो भी नाराज थे, घटते हुए वेतन से और कुछ ऐसे नए कानूनों से जो उन्हें लगा कि सीधे सीधे उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर हमला है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत था ना, ये कई शासकों के लिए सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक जिल्लत जैसा था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं है, तो बस उसका राजपाट खत्म, वो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी हस्तियों के बारे में सोचिए, उनके लिए ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा खोना नहीं था, ये उनके कुल, उनके वंश और उनके सम्मान पर एक सीधा सीधा हमला था। तो अब माहौल बिल्कुल तैयार था। 100 साल का गुस्सा एक बारूद के ढेर की तरह जमा हो चुका था। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी आई 1857 में, एक नई राइफल की शक्ल में। जी हाँ, एक बंदूक, नई एनफील्ड राइफल। अब इसकी खास बात ये थी कि इसके कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और बस यहीं से एक अफवाह आग की तरह फैल गई। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब देखिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सुअर हराम, तो ये सिपाहियों के लिए सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, उन्हें लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। इस प्रोसेस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला कितना पर्सनल था। कारतूस को अपने मुंह से लगाना, ये सिपाहियों के लिए कोई मामूली मिलिट्री ड्रिल नहीं थी, ये उनकी आस्था, उनके विश्वास पर सीधा हमला था। उनके लिए इसका एक ही मतलब था, अपना धर्म और अपना ईमान दोनों खो देना। और बस इस एक चिंगारी के बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई, और बहुत तेजी से। पहले बैरकपुर में मंगल पांडे का अकेला विरोध और फिर उनकी फांसी। लेकिन असली आग भड़की मेरठ में, जब 85 सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और उन्हें सरेआम बेइज्जत करके जेल में डाल दिया गया। बस फिर क्या था, उसी रात 10 मई को उनके बाकी साथियों ने बगावत कर दी, जेल तोड़ दी, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और सीधा दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। और जैसे ही ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे, ये बगावत एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह की शक्ल लेने लगी। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरठ की नहीं रही, आग दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पूरे उत्तर भारत के बड़े बड़े शहरों में फैल चुकी थी। ये सिपाही रुके नहीं, सीधे दिल्ली के लाल किले पहुंचे
और वहां जाकर उन्होंने 81 साल के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। अब ये एक बहुत ही सिंबॉलिक और बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, इससे मुगल सल्तनत का नाम मिल गया था, एक ऐसा नाम जिसकी वैधता और इज्जत उस वक्त भी पूरे भारत में थी। उधर कानपुर में कहानी ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। वहां नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोहियों ने एक ब्रिटिश छावनी को घेर लिया था। कई हफ्तों तक ये घेराबंदी चली और आखिरकार अंग्रेजों ने इस शर्त पर सरेंडर कर दिया कि उन्हें नावों के जरिए सुरक्षित इलाहाबाद तक जाने दिया जाएगा। नाना साहब ने वादा भी किया, लेकिन जैसे ही ये ब्रिटिश लोग अपने परिवारों के साथ नाव पर चढ़ने लगे, नदी के घाटों से उन पर गोलियां बरसने लगीं। ज्यादातर मर्दों को वहीं मार दिया गया और जो करीब 200 महिलाएं और बच्चे बच गए थे, उन्हें बंधक बना लिया गया। कुछ ही दिनों बाद जब अंग्रेजी फौज के कानपुर पहुंचने की खबर आई, तो उन बंधकों को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उनकी लाशों को एक कुएं में फेंक दिया गया। इतिहास में इस घटना को बीबी घर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जब ब्रिटिश फौज आखिरकार कानपुर पहुंची तो मेजर जॉर्ज बिंघम जैसे अफसरों ने जो मंजर देखा वो रूह कंपा देने वाला था। और जैसे ही इस हत्याकांड की खबर फैली, इसने अंग्रेजों के दिल में बदले की एक ऐसी आग जला दी जिसने इस पूरे विद्रोह को और भी ज्यादा वहशी और खौफनाक बना दिया। कानपुर में जो हुआ उसकी खबरों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया, और इसके बाद जो शुरू हुआ उसे विद्रोह को दबाना नहीं कहा जा सकता। वो एक बेरहम, क्रूर इंतकाम की शुरुआत थी। उत्तरी भारत के लोगों ने इस दौर को शैतान की हवा का नाम दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सेना ने बगावत को कुचलने के लिए जिस स्तर की क्रूरता दिखाई वो अकल्पनीय थी। ये सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं था, ये एक सबक सिखाना था, एक ऐसा संदेश देना था कि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। इस इंतकाम और इसके बाद फैले अकाल और महामारियों का पैमाना कितना भयानक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनुमान के मुताबिक करीब 8 लाख भारतीय मारे गए, और इसकी तुलना में मारे गए ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों की कुल संख्या लगभग 6000 थी। ये आंकड़े इस संघर्ष में हुए नुकसान के भारी अंतर को साफ साफ दिखाते हैं। बदला लेने के तरीके भी बेहद वहशी थे। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों पर दोबारा कब्जा करने के बाद आम लोगों का कत्लेआम हुआ। अनगिनत गांवों को जलाकर राख कर दिया गया। विद्रोहियों को सजा देने के लिए तोप के मुंह से बांधकर उड़ाने जैसी पुरानी मुगल सजाओं का इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसा दौर था जब क्रूरता की सारी हदें दोनों ही तरफ से पार कर दी गई थीं। तो हाँ, विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल तो दिया गया, लेकिन इस एक साल ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेज समझ गए थे कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। इसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। तो बदलाव क्या हुए? बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत एक ट्रेडिंग कंपनी की जागीर नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। दूसरा बड़ा बदलाव सेना में हुआ। अब अवध के सिपाहियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, तो उनकी जगह मार्शल रेस यानी सिख और गोरखाओं की भर्ती शुरू हुई, और राज्यों को हड़पने वाली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अब लोकल राजाओं और नवाबों के साथ दोस्ती करने पर जोर दिया गया। इन सभी बदलावों को कानूनी शक्ल दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने। इस एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए भंग कर दिया और भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक तौर पर शुरुआत की। और इसी के साथ सदियों पुराने मुगल साम्राज्य का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भले ही नाकाम रहा, उसे कुचल दिया गया, लेकिन शायद इसने पहली बार अलग अलग भारतीय लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक पहचान दी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या 1857 की यही नाकामयाब बगावत वो पहली चिंगारी थी जो सुलगते सुलगते 90 साल बाद 1947 में भारत की आज़ादी की ज्वाला बन गई? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।